आज से हम एक सीरीज जिसमें हम अपने बेहतर भविष्य के लिए और यूट्यूब को ट्राई करने के लिए हम आपके लिए वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल करवाएंगे, जो TRE 4 में जो आपका 50 मार्क्स या 60 मार्क्स का जो 50 मार्क्स 6 to 8 एंड 60 मार्क्स 9 to 10th क्लासेस में साइंस बैकग्राउंड से, है ना, साइंस सब्जेक्ट से जो पूछे जाते हैं हम उसे कवर करने का प्रयास करेंगे और आप इसे देख करके इसका फ़ायदा उठाइए। समझिए कि कितना से हम फ़ायदा उठा सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि इसे जल्दी से फिनिश किया जाए और अच्छे से फिनिश किया। थोड़ा टाइम तो लगेगा, देखते हैं, हम वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे। अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तु नज़र आती है जिसका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होती है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ कहा। यानी विश्व की सभी चीज़ें, सभी वस्तु किससे बनी हुई है? पदार्थ। हम उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। हम उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ, दुनिया के सभी पदार्थ एक छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और जिसे हम कहते हैं एटम या परमाणु। क्या कहते हैं हम? एटम या परमाणु। तो परमाणु क्या है? परमाणु पदार्थ के बनने में सहायता करने वाला मौलिक कण है ना। परमाणु क्या है? परमाणु पदार्थ के बनने में सहायता करने वाला सबसे छोटा कण है, मौलिक कण है, जिसे हम एटम या परमाणु कहते हैं। एटम या परमाणु। ध्यान देने योग्य बातें हैं कि विश्व के सभी चीज़ें, हवा जो हम सांस लेते हैं, भोजन जो हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे, पशु पक्षी, पानी की एक बूंद, रेत की एक कण, ये सभी क्या हैं? ये सभी पदार्थ है। ये सभी पदार्थ हैं। तो वैज्ञानिक आधार पे पदार्थ क्या है? ऐसा वस्तु, वो सभी वस्तु जिसके कुछ द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता हो या आयतन हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। उसे हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ का सबसे जो मौलिक डेफिनेशन या परिभाषा जो होगा, आप ये कह सकते हैं कि ऐसा वस्तु जिसका कोई द्रव्यमान हो तथा वो कुछ स्थान घेरता हो, वो कुछ स्थान घेरता हो, हम उसे पदार्थ कहते हैं। हम उसे पदार्थ कहते हैं। प्राचीन काल के कुछ मानव वैज्ञानिक कह सकते हो, उन्होंने पदार्थ 5 तत्वों से मिलकर बने हुए थे, जैसे पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश, जिसे हम कहते हैं ना पंचतत्व। पंचतत्व मिल बना शरीर, यानी हमारा शरीर, पहले के हिसाब से हमारा शरीर कितने तत्वों से मिलकर के बना हो? 5 तत्वों से। दोहा हम लोग पढ़े थे, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना समीरा। यहाँ पे क्षिति जल पावक, क्षितिज, जल, पावक, गगन और समीरा वायु, ये पांचों से मिलकर के हमारा शरीर बना है। ये हमारे यहाँ हम देखेंगे कि पदार्थ की परिभाषा के रूप में आपने देखा था, जो कुछ स्थान घेरता हो और जिसमें कुछ भार हो, द्रव्यमान हो, हम उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ बेसिकली कणों से मिलकर बने होते हैं। किससे मिल बने होते हैं? कणों से मिलकर के बने होते हैं। छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। आज हम पढ़ेंगे इन कणों के क्या क्या गुण हैं। इन कणों का क्या क्या गुण है? कणों के क्या क्या गुण है? इस कणों के जो गुण है, ये कण दो कणों के बीच स्थान होता है।
स्थान होता है, यानी स्पेस होता है, कुछ स्पेस होता है, दो कणों के बीच कुछ स्पेस होता है। ये कण हमेशा मोशन में करते रहते हैं, हमेशा ये कण हमेशा गति करते रहता है। क्या करते रहता है? गति करते रहता है। जैसे मान लीजिए गैस है, यहाँ पे गैस है, ये गैस को आप देखेंगे तो इसके जो कण है ना वो हमेशा इधर से उधर मूव करते रहते हैं। वाटर है, द्रव पानी, मान लीजिए पानी, इसके कण इधर उधर मूव करते रहते हैं। और जो ठोस है इसके भी कण मूव करते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं। तो आप यहाँ पे एक चीज़ ये कह सकते हैं कि जो कणों की गति होती है, कणों की गति जो होती है किसी भी पदार्थ में वो सबसे कम या आप कह लीजिए सबसे ज़्यादा गैस में होता है, सबसे ज़्यादा गैस में, उससे कम द्रव में, और सबसे कम होता है सॉलिड में यानी कि ठोस में। इसमें गति सबसे ज़्यादा, इससे थोड़ा सा कम मीडियम, और इसमें सबसे कम यानी लोवेस्ट, सबसे कम कणों की गति होती है ठोस में, सबसे कम कणों की गति होती ठोस में। हमने यहाँ पे छोटे छोटे कण की बात किया है ना, छोटे छोटे कण की बात किया। तो ये कण कितने छोटे होते हैं? एक होता है पोटेशियम परमैंगनेट। इस पोटेशियम परमैंगनेट को आप एक बाल्टी पानी में एक चुटकी दीजिए, एक बाल्टी पानी में एक चुटकी दीजिए, जिससे क्या होगा ना कि सारा पानी कलरफुल हो जाएगा, सारा पानी कलरफुल हो जाएगा। इससे क्या हमें पता चला कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना, और इतने छोटे छोटे कण हैं कि पूरे बाल्टी को कलरफुल कर दिया। और बहुत छोटे होते हैं, यानी ये जो अणु होते हैं इसके, मान लीजिए कि इतना बड़ा होता नहीं, पर मान लीजिए इतना बड़ा है, तो ये कितना बड़ा है कैसे निकालेंगे? हम इसका रेडियस निकालेंगे या डायमीटर निकालेंगे, है ना, रेडियस या डायमीटर निकालेंगे। तो इसके रेडियस को मापने के लिए यानी त्रिज्या को मापने के लिए एक स्पेशल इकाई होती है जिसको बोलते हैं नैनोमीटर। क्या बोलते हैं? नैनोमीटर। तो पहला एक मार्क्स ऑब्जेक्ट होता है कि अणु के त्रिज्या को किस में मापते हैं? अणु के त्रिज्या को किस में मापते हैं? नैनोमीटर में। और एक नैनोमीटर कितना होता है? तो नैनो से नो जैसा आ रहा है ना, साउंड नौ जैसा आ रहा है, तो ये वही होता है 10⁻1 मीटर इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर, यानी 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर होता है। यहाँ से आपके लिए दो क्वेश्चंस बने कि अणु की त्रिज्या किस में मापी जाती है? नैनोमीटर में। और 1 नैनोमीटर कितना होता है? तो 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। अब हम देखेंगे कि इन कणों का क्या क्या गुण है। तो पहला गुण हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए, कणों के बीच कुछ रिक्त स्थान होता है। कणों के बीच कुछ रिक्त स्थान होता है, यानी दो कण हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास ये दो कण हैं, है ना, ये सारे कण हैं। इन कणों के बीच कुछ स्पेस होता है, जगह होती है, खाली जगह होता है। दूसरा, ये कण हमेशा गति करते रहता है। तीसरा, ये कण आपस में एक आकर्षण बल से जुड़ा हुआ होता है। किस बल से जुड़ा हुआ होता है? आकर्षण बल से जुड़ा हुआ होता है। अगर अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता तो ये कण इधर मूव कर जाता, तो फिर कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। इसलिए इन दोनों कणों के बीच एक फोर्स काम करता है, उसे हम बोलते हैं अट्रैक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं? अट्रैक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? अट्रैक्शन फोर्स। से आकर्षण बल कहते हैं हम इसको। अब बात आती है कि आप ये बताइए, रिक्त स्थान तो होते हैं, तो सबसे ज़्यादा रिक्त स्थान
किस अवस्था के मटेरियल या किस अवस्था के पदार्थ में होगा, तो आप यूँ समझ सकते हैं कि एक गैस से होकर के आप आसानी से निकल जाते हैं। इसका मतलब कि गैस में ज़्यादा रिक्त स्थान होता है, गैस के पार्टिकल्स में ज़्यादा रिक्त स्थान होता है। तो पहले हो गया गैस, उससे थोड़ा सा कम होता है द्रव और सबसे कम होता है ठोस में। अच्छा, रिक्त स्थान तो हो गया। गति सबसे ज़्यादा किस में है, तो आप देखेंगे कि गति गैस में सबसे ज़्यादा होता है, गैस के अणुओं में गति सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद द्रव और उसके बाद ठोस। सबसे कम गति, अणुओं की सबसे कम गति ठोस अवस्था में होती है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि ठोस में कम होता है? आप देखिएगा, गैस है, गैस इधर से उधर बहते रहते हैं, यानी उसके अणुओं की गति होती है। द्रव बह सकता है, जब आप हाथ लगा करके इधर करिए तो एक अणु इधर, एक अणु इधर, या मल्टीपल एटम्स इधर चला जाएगा और इधर आ जाएगा, है ना। तो सबसे ज़्यादा गति गैस में, फिर द्रव में, और ठोस में ना के बराबर ही होता है। आकर्षण बल ये होता है जो जिस बल से जुड़ा हुआ होता है, जो सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ रहता है उसे हम ज़्यादा आकर्षण बल कहेंगे। सबसे ज़्यादा आकर्षण बल ठोस में होता है, उससे थोड़ा सा कम द्रव में और सबसे कम गैस में। ये रहा तीनों के ऑर्डर में। हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे TRE 1, 2, 3 में, डिफरेंट क्वेश्चन पेपर में, कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। तो फिर से एक बार हम इसको रिमाइंड करते हैं। जो पदार्थ के कण होते हैं उसके कुछ गुण होते हैं। गुण ऐसा है कि दो कणों के बीच कुछ रिक्त स्थान होता है, दो कणों के बीच कुछ रिक्त स्थान होता है ना, रिक्त स्थान होता है, वो हमेशा गति करते रहता है और उसके बीच एक आकर्षण बल काम करता है। रिक्त स्थान होने के कारण उसमें हम कुछ और एडजस्ट कर सकते हैं, दूसरे पदार्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। गति होने के कारण हम उसे हाथों से कट कर सकते हैं, जैसे एयर है, एयर में गति करते रहता है, आकर्षण बल कम है, इसलिए हम जब हाथ को इधर उधर करते हैं तो गैसों के इधर से उधर हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर कणों के है ना, अगर कणों के बीच अगर जगह है, रिक्त स्थान है, अगर रिक्त स्थान है तो हम इसमें किसी चीज़ को विसरित कर सकते हैं। विसरित करने का मतलब है दो भिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलन विसरण कहलाता है। विसरण क्या कहलाता है? दो पदार्थ के कण अगर स्वतः मिल जाए तो हम उसे विसरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जो कण है ये है आपके किसी का, मान सकते हैं आयरन का, मान लीजिए ये कण है, लोहे का ये कण है, या पानी का ये कण है, ठीक है, ये पानी का कण है। अब इस कण के बीच आप देखेंगे कि कुछ स्पेस है, जैसे ये देखिए स्पेस है, ये पूरा स्पेस है, ये स्पेस है, ये जगह खाली पड़ा हुआ है, ये जगह खाली पड़ा हुआ है, इन दोनों के बीच ये जगह खाली पड़ा हुआ है, ये जगह खाली पड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, इन जो खाली जगह पड़ा हुआ है हम वहाँ पे किसी दूसरी जगह, सपोज ये पानी के एटम्स हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम उसके बीच कुछ और रख सकते हैं। जैसे हम उसमें चीनी मिला दें तो चीनी, यानी जिसके पास ज़्यादा स्पेस होगा, ज़्यादा जगह होगा, ज़्यादा जगह रहेगा, तो हम उसमें दूसरे वस्तुओं को आसानी से मिला सकते हैं। यानी विसरण की क्षमता ज़्यादा होगी, ज़्यादा स्पेस होगा तो विसरण की क्षमता ज़्यादा होगी। इसी टॉपिक से हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा विसरण गैस में, उससे कम विसरण द्रव में, और सबसे कम विसरण ठोस में, यानी ना के बराबर ही विसरण होती है। सबसे ज़्यादा, है ना, ज़्यादा विसरण इसमें और सबसे कम विसरण ठोस में, मध्यम है इसमें। ये टॉपिक। अब बात आती है कि ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों में से देखिए जो ठोस होता है ना, ठोस, द्रव और गैस। अब यहाँ से हम देखेंगे इन तीनों में से कि क्या ठोस जो है, ये ठोस का जो साइज है, शेप है, आकार है, जो आकार है वो फिक्स रहता है। क्या रहता है? ये फिक्स रहता है। ठोस का आकार चेंज नहीं होता है। द्रव का आकार चेंज होगा, आकार बदल सकता है। ग्लास में रखें
ग्लास के आकार का। बाल्टी में रखें, बाल्टी के आकार का। गैस का भी आकार चेंज होता है, आकार जो होता है आकार वो बदलता है, आकार बदल सकता है। आयतन का मतलब होता है जैसे ठोस अगर 1 kg है तो 1 kg ही रहेगा, यानी बदलेगा नहीं, ये बदलेगा नहीं। आयतन सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे kg का उदाहरण दिया है, आयतन नहीं बदलेगा, है ना। अगर 1 लीटर जैसा आयतन है तो वो 2 लीटर नहीं हो सकता है। द्रव है, अगर 1 लीटर दूध है तो आप उसे ग्लास में रखिए या बाल्टी में रखिए, वो 1 लीटर ही रहेगा, यानी इसका आयतन नहीं बदलता है। लेकिन गैस का आयतन बदल जाता है। आप देखे होंगे गुब्बारा भरने वाले साइकिल पे एक छोटे से सिलेंडर में, है ना, एक छोटे से सिलेंडर में गैस लाता है और इतने बड़े बड़े बैलून, बहुत सारे बैलून को देता है, यानी इसका आकार बदल रहा है ना। जब हम इसे दबाना बंद करते हैं, सप्रेस करना बंद करते हैं तो इसका आकार बदल जाता है। तो गैस का आकार बदल सकता है, गैस का आकार बदल सकता है, लेकिन ठोस और द्रव का आयतन नहीं बदलता है। इसका आयतन बदल सकता है, आयतन बदलता है। देखिए अब आता है संपीड़न का मतलब होता है दबाना। सबसे ज़्यादा किसे दबा सकते हैं? ठोस को आप दबा सकते हैं क्या? संपीड़ित कर सकते हैं? नहीं, ठोस को हम नहीं संपीड़ित। द्रव को हाँ संपीड़ित कर सकते हैं, है ना। द्रव को हम संपीड़ित कर सकते हैं लेकिन कम कर सकते हैं, लेकिन कम। और गैस को बहुत ज़्यादा संपीड़ित कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा संपीड़ित कर सकते हैं। क्वेश्चन दे देगा आपको कि अरेंज कीजिए, है ना। क्वेश्चन देगा कि आप अरेंज कीजिए किसे ज़्यादा संपीड़ित किया जा सकता है और किसको कम संपीड़ित किया जा सकता है। ये लिखेगा बढ़ते हुए क्रम में संपीड़न वैल्यू को अरेंज कीजिए। तो सबसे ज़्यादा संपीड़न किसको कर सकते हैं? सबसे ज़्यादा संपीड़ित कर सकते हैं गैस को, उसके बाद द्रव को, और सबसे कम संपीड़न मतलब दबाना, किसे दबा सकते हैं? ठोस तो कुछ दबेगा ही नहीं, है ना। हमने देखा था पदार्थ की अवस्थाएं। देखिए पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, आप जानते ही हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस, ये 3 अवस्थाएं, तीनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बेस्ड पे हो सकता है आपको अरेंज करने के लिए बोल दे, या किस में ज़्यादा होगा किस में कम होगा, इस बेस पे आपसे क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि क्या द्रव में गैस घुल सकता है क्या? घुल सकता है या नहीं? घुल सकता है या नहीं? तो आंसर होगा हाँ, घुल सकता है। आप इसे कैसे बता सकते हैं? तो आप जानते हैं कि जलीय जंतु तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती है, क्या अनिवार्य होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वहन के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन लेते हैं, जल में, यानी द्रव है, और द्रव में कौन घुल गया है? गैस। तभी तो जिंदा रह पा रहा है जलीय जीव। तो द्रव में गैस घुलती है, यानी विसरित होती है। यहाँ पे देखिए कुछ फुल फॉर्म दिया हुआ है। एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड मतलब द्रवित पेट्रोलियम गैस, ये अस्पतालों में दी जाने वाली ऑक्सीजन सिलेंडर में भी भरा जाता है, जिसको हम बोलते है ना। एक होता है सीएनजी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये सभी गैस को कंप्रेस्ड किया जाता है, दबाया जाता है ना, दबाया जाता है और इसे सिलेंडर में स्टोर किया जाता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पूछेगा कि गर्म खाना हमें दूर से ही सुगंधित महसूस होता है, क्यों? देखिए खाने का कण वायु में मिक्स हो जाता है, खाने का कण वायु में मिक्स हो जाता है, और गर्म होने के कारण इसके कणों की गतिज ऊर्जा यानी विसरण क्षमता, है ना, गतिज ऊर्जा यानी विसरण क्षमता ज़्यादा होता है,
मिक्स होने की क्षमता ज़्यादा होती है और ये दूर तक पहुंच जाता है, जहां आप खड़े रहते हैं वहां तक पहुंच जाता है। तो विसरण क्षमता ज़्यादा होने के कारण, गतिज ऊर्जा ज़्यादा होने के कारण ये बहुत दूर तक, ये सुगंध जो है बहुत दूर तक पहुंचता है। अगला टॉपिक है, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है क्या? क्या कोई ठोस है तो क्या वो द्रव में बदल सकता है क्या? या द्रव है तो क्या कोई गैस में बदल सकता है? या गैस है तो ठोस में बदल सकता है? और अगर गैस है तो द्रव में और द्रव है तो ठोस में, क्या इस अवस्था को बदल सकता है क्या? तो आप एक उदाहरण से समझिए कि ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये है कुछ, और ये है कुछ पदार्थ के कण, और ये है कुछ पदार्थ के कण। अब आप यहाँ से एक अंदाज़ा लगाइए कि इन तीनों में से, है ना, ए, बी और सी, कौन ठोस है, कौन द्रव है और कौन गैस है। तो आप आसानी से यहाँ पता लगा सकते हैं कि जिसके कणों के बीच ज़्यादा दूरी हो, जिसके कणों के बीच है ना, बीच ज़्यादा दूरी हो, क्या हो, ज़्यादा दूरी हो, वो गैस कहलाएगा। तो ऑब्वियसली ए जो है वो क्या है, गैस है, ये क्या है, गैस है, बी क्या है, द्रव है, और सी क्या है, ये ठोस है। आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। तो ठोस, द्रव और गैस में जो आपको फिगर में दिख रहा है, इसमें मेन अंतर यही है कि कणों के बीच की दूरी ज़्यादा और कम है। सबसे कम कणों के बीच की दूरी ठोस में, उससे ज़्यादा द्रव में, और सबसे ज़्यादा गैस में। तो अगर हम इसके कणों के बीच की दूरी को कम कर दें, है ना, अगर हम इसके कणों के बीच की दूरी को कम कर दें, जैसे ये है, इसके कणों के बीच की दूरी क्या करें हम, कम कर दें, है ना, इसके कणों के बीच की दूरी को कम कर दें, तो क्या हो जाएगा ये, है ना, क्या हो जाएगा ये अब ये अगर इसके कणों के बीच की दूरी कम कर देंगे तो गैस से ये द्रव में आ जाएगा, और कम कर दिए तो गैस ठोस में बदल जाएगा। यानी संपीड़ित करके, यानी कि क्या करके हम, संपीड़ित करके क्या करके, संपीड़ित करके कहें, प्रेशराइज करके, क्या, प्रेशर डाल के, है ना, प्रेशर डाल करके हम गैस से हम द्रव में, द्रव से ठोस में बना सकते हैं। यानी इसके बीच की दूरी, इसके कणों के बीच की दूरी को अगर हम कम कर दिए तो द्रव हो जाएगा, और द्रव से और कम कर दिए तो ये ठोस हो जाएगा। और ये दूरी कम कैसे होगा, दबाएंगे तब, संपीड़ित करेंगे तब, या प्रेशर लगाएंगे तब। तो प्रेशर लगा के हम इसके कणों के बीच की दूरी को कम कर सकते हैं, जिससे है ये दूसरे अवस्था में परिवर्तित हो सकता है, क्या हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि संपीड़ित करके हम पदार्थ की अवस्था को चेंज कर सकते हैं। अब मानिए हम कहें आपको कि ठोस से गैस में करिए, और ठोस से द्रव में, और द्रव से गैस में। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कणों के बीच की दूरी को बढ़ाना पड़ेगा। और कणों के बीच की दूरी आप कैसे बढ़ा सकते हैं, कणों के बीच की दूरी को आप उष्मा से बढ़ा सकते हैं, उष्मा से, यानी गर्म करके आप, यानी उष्मा देना यानी गर्म करना। जैसे मान लीजिए ठोस है और ये है बर्फ़, क्या है ये, बर्फ़ है। तो बर्फ़ को जब गर्म करेंगे, उष्मा देंगे, तो ये बन जाएगा लिक्विड पानी में, है ना। पानी को और उष्मा देंगे तो ये बन जाएगा वाष्प में। यानी संपीड़ित करके हम गैस को द्रव में, द्रव को ठोस में, और उष्मा दे करके बर्फ़ को पानी में, और, है ना, बर्फ़ को पानी में और पानी को वाष्प में बदल सकते हैं। यानी पदार्थ की अवस्था को हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, एक संपीड़ित करके और एक उष्मीय ऊर्जा यानी उष्मा दे करके, गर्म करके। देखिए, अब हम ये कह सकते हैं कि सपोज मैंने एक पदार्थ के कुछ कण है यहाँ पे, ये पदार्थ के कुछ कण हैं, हम अगर इसे हीट देते हैं, है ना, हीट करते हैं, तो ये क्या होगा,
इसे हीट ऊर्जा मिलेगी तो इसके बीच के अणुओं की दूरी बढ़ जाएगी, है ना, दो अणु के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। और बढ़ना मतलब गतिज ऊर्जा, ये गतिज ऊर्जा क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, वहीं लिखा हुआ है ठोस के तापमान को बढ़ाकर उसके कणों की गतिज ऊर्जा को बढ़ाया जाता है। यानी ये कहेगा कि जब हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती या घटती है, तो उसके गतिज ऊर्जा, उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है। मान लीजिए कि यहाँ पे हम इसे हीट कर रहे हैं, मान लीजिए ये है आपका ठोस है, ये है ठोस। जब हम इसे हीट दिए तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा मूव करने लगा, और जब मूव करने लगा तो ये बन गया द्रव। इसे और हीट दे रहे हैं और जब ये एकदम स्वच्छंद रूप से मूव करने लगा, इसके पार्टिकल्स जो हैं स्वच्छंद रूप से मूव करने लगा, तब ये कन्वर्ट हो गया किसमें, गैस में ये कन्वर्ट हो गया। आपने सुना होगा या बातों बातों में आप यूज करते होंगे कि बर्फ़ गल गया है। क्या हुआ, बर्फ़ गल गया है। कितने डिग्री पे बर्फ़ गल जाता है, तो बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस पे गल जाता है। तो बर्फ़ का गलनांक कितना हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस। यानी बर्फ़ है ठोस, है ना, और गल करके हो जाता है पानी यानी द्रव। तो जब कोई ठोस, है ना, जब कोई ठोस पिघल करके द्रव बन जाए तो हम उसे गलनांक कहते हैं, और जिस ताप पे वो पिघलता है उसे हम उस ठोस का गलनांक करते हैं। यानी बर्फ़ एक ठोस है और ये गलता है और बनता है पानी यानी द्रव बनता है। किस टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो हम कहेंगे बर्फ़ का गलनांक कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। क्या कहेंगे, बर्फ़ का गलनांक बिंदु कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। और ये 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन के। 273 केल्विन के, अगर 0 डिग्री सेल्सियस लिखा हो और 273 केल्विन लिखा हो, दोनों क्या है, बराबर है। दोनों क्या है, बराबर है। 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस दोनों बराबर है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे लिखे, अब ध्यान से देखिए। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में उसमें ऊर्जा जाती कहाँ है। जैसे मानिए कि ये बर्फ़ है, ये क्या है, बर्फ़ है। तो इसका टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ जमता है, तो इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा। ये गल करके बन जाता है पानी, है ना, ये बनता है पानी। तो इसको इसे ने क्यों गला, क्योंकि इसने उष्मा गेन किया है, उष्मा लिया, है ना, क्या लिया, उष्मा लिया। तो 0 डिग्री है और उष्मा लिया है, तो इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। लेकिन इस पानी का भी टेम्परेचर क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस होता है इस पानी का भी, जबकि उष्मा इसने लिया है। तो ऐसा क्यों होता है, ये जो उष्मा है ये आपका यूज हो जाता है, उष्मा यूज हो जाता है इस बर्फ़ को पिघलाने में। अब सर आप पूछोगे सर ये बर्फ़ पिघलाने में कहाँ चला जाता है, तो देखिए ये बर्फ़ है, इसके कणों के बीच की दूरी बहुत कम होगी, क्योंकि ये ठोस है और ये उष्मा इसके बीच के कणों की दूरी को बढ़ाता है। तो ये दूरी बढ़ाने में, बर्फ़ से पानी बदलने में, ये दूरी बढ़ाने में ये उष्मा खर्च हो जाती है। कहाँ, दूरी बढ़ाने में, है ना, दूरी बढ़ाने में। आइए हम देखते हैं जो इसके पहले हमने डिस्कशन किया था, वो अभी देखते हैं हम, कि ठोस को अगर उष्मा देने से इसके कणों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, तो वो बदल जाएगा द्रव में। द्रव को अगर और उष्मा दे तो इसके कणों के बीच की दूरी और बढ़ जाएगी और वो बदल जाएगा गैस में। लेकिन अगर गैस के कणों के बीच की दूरी कम कर दे, और वो कणों के बीच की दूरी कैसे कम होगा, ठंडा करने से यानी शीतलता देने से, तो ये बन जाएगा द्रव, और द्रव को और ठंडा करेंगे तो वो बन जाएगा ठोस यानी बर्फ़ में। तो उष्मा दे करके हम ठोस से द्रव से गैस में परिवर्तित कर सकते हैं, और उष्मा निकाल करके यानी ठंडा करके हम गैस से द्रव और द्रव से ठोस में बदल सकते हैं। जैसे पानी को ठंडा करते हैं तो किस में, बर्फ़ में बदल जाता है, फ्रीजर में रखते हैं बर्फ़ में बदल जाता है। गैस यानी वाष्प को ठंडा करते हैं तो पानी में बदल जाता है। ये उसकी प्रक्रिया है। अच्छा, एक चीज़ इसमें जो
बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी है और 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प है। अगर आप वाष्प से जलते हैं तो यहाँ पे जलन ज़्यादा होगी और यहाँ पे जलन कम। क्यों? जबकि टेम्परेचर दोनों का क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है। तो आप बात को समझिएगा, ये पानी है, इसे हमने हीट किया और इसका टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। ये पानी उबलने लगा। अब ये पानी 100 डिग्री सेल्सियस के बाद वाष्प में बदलने लग गया है। किसमें? वाष्प में। और ये वाष्प कुछ टेम्परेचर लिया है, यानी कुछ ऊर्जा लिया है, तभी ये वाष्प में बदला है। यानी कह सकते हैं कि पानी तो 100 डिग्री सेल्सियस पे है, लेकिन वाष्प के पास कुछ एक्स्ट्रा है ना, गुप्त उष्मा है, उसे हम कहते हैं गुप्त उष्मा। तो वाष्प से जलन ज़्यादा क्यों होती है? गुप्त उष्मा के कारण। अब आइए हम आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना सिखाते हैं। जैसे अभी इसके पहले हमने बताया कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन के। तो यहाँ पे मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस है 273 केल्विन के, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर है 273 केल्विन के। जैसे ही यहाँ 0 से मान लीजिए कि 10 डिग्री सेल्सियस करते हैं तो ये हो जाएगा, इसमें भी 10 बढ़ाए तो यहाँ भी 10 बढ़ाइए, तो 273 से 83 10 बढ़ा देंगे 283 केल्विन। मान लीजिए यहाँ से हम करते हैं 100 डिग्री बढ़ा देते हैं। कितना बढ़ाते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे भी हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा? 100 बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे 100 बढ़ाएं ना, 100 बढ़ाएं, यहाँ पे 10 बढ़ाएं तो 10, 100 बढ़ाएं, 100 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा? 273 में से 100 बढ़ाएंगे तो 373 केल्विन हो जाएगा। यानी आप आराम से यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री टू सेल्सियस, सेल्सियस टू डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखते हैं हम कि पानी जो है वो किस तापमान पर उबलने लगता है ना, किस तापमान पर उबलने लगता है। तो पानी जिस तापमान पर उबलने लगता है उसे हम बोलते हैं उसका क्वथनांक। क्या बोलते हैं? क्वथनांक। यानी पानी कितने डिग्री पे उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। यानी पानी का जो क्वथनांक है, क्वथनांक जो है वो कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। और बर्फ़ का है ना, बर्फ़ का गलनांक कितना डिग्री है? गलनांक कितना डिग्री है? यानी जितनी डिग्री पे बर्फ़ गलता है, ये गलता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो बर्फ़ का गलनांक हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, पानी का क्वथनांक हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ठोस अगर चेंज होगा तो द्रव में, द्रव अगर चेंज होगा तो गैस में। लेकिन कोई ठोस होता है जो ठोस से सीधे गैस में चेंज हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं।